फरवरी 2011 का ये वाकया है। एक बुजुर्ग महिला अपने घर पर मौजूद होती है और रात में उसके घर पर बदमाश घुस आते हैं, सिर्फ इस इरादे से ताकि घर में लूटपाट की जा सके। उन बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे और जाते जाते उनकी नजर पड़ती है एक बूढ़ी औरत पर, जिस बूढ़ी औरत के पैरों के अंदर बड़े बड़े कड़े पड़े हुए थे चांदी के। उन कड़ों को देखकर उन बदमाशों की नीयत खराब हो जाती है। उन्होंने उन पैरों में पड़े हुए कड़ों को निकालने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे। इसी बीच में उन्होंने सोचा कि कड़े तो लेके ही जाने हैं। इसके लिए उन्होंने उस बूढ़ी औरत के पैरों को काट दिया और पैरों को काटने के बाद उन कड़ों को निकाल लिया। जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे तब वो बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसके पैर कट चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा उसका ब्लड बह चुका था। जब लोग आते हैं, आने के बाद उस बूढ़ी औरत को उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लगभग 1 महीने तक उपचार चलता है और 1 महीने के बाद उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है, उस गाँव में, उस इलाके में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो कहानी शुरू होती है, उस कहानी की गूंज पूरे देश भर में फैल जाती है। साथ ही कितने ही परिवार हैं इस कहानी के बाद बर्बाद भी हो जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है सवाई माधोपुर और इसी का ही थाना लगता है मानटाउन। मानटाउन थाना क्षेत्र का गांव है सूरबाल। दरअसल जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस पैर कटने की वजह से, जैसे उसके चांदी के कड़े निकालने के लिए उसके पैर काटे गए थे, तो 1 महीने तक उसका इलाज चला और 15 मार्च 2011 को उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत होती है तो पूरे गाँव में खबर फैल जाती है। गाँव ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव के लोगों में भी गुस्सा पनप जाता है कि काश पुलिस ने अगर सही ईमानदारी से काम किया होता तो वो बदमाश जरूर पकड़े जाते। लेकिन लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया गया कि 17 मार्च 2011 की शाम 5 बजे तक यदि वो हत्यारे नहीं पकड़े गए तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब जैसे ही ये चेतावनी दी जाती है तो चेतावनी देने के बाद बड़ी संख्या में लोग एक टंकी के पास एकत्र हो जाते हैं और सुबह से ही एकत्र थे। अब माउंट टाउन के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, उस इलाके के डीएसपी होते हैं, भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और 2 बालक होते हैं, जो दोनों के 2 बालक टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके हाथ में कुछ ज्वलनशील पदार्थ था। उसको लेकर वो बार बार चेतावनी दे रहे थे। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शोले फिल्म की शूटिंग चल रही है और धर्मेंद्र जिस तरह से टंकी पर चढ़ा हुआ था, वो कहता था कि मैं कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, इस तरह की बात। तो लोगों को लग नहीं रहा था कि मामला इतना गंभीर होने वाला है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो वहाँ ग्रामीणों ने, पुलिस ने तमाम कोशिशें की उन दोनों बालकों को समझाने की। एक बालक का नाम होता है राजेश मीणा और दूसरे बालक का नाम होता है बनबारी लाल मीणा। दोनों बालक चढ़े हुए थे उस टंकी पर और गांव वाले, पुलिस वाले सभी समझा रहे थे कि बेटा अब ऊपर से उतर आओ, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें ये सुबह से यहाँ पर चढ़े हुए हो। लेकिन दोनों बालकों ने कहा कि नहीं, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक इस बूढ़ी औरत के परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा, हम ऊपर से नहीं उतरेंगे। पुलिस ने इस बार भी इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था। गांव वाले समझा रहे थे और समझाने में बनबारी लाल तो उस टंकी से उतर आता है, लेकिन जो दूसरा लड़का होता है जिसका नाम राजेश मीणा होता है, वो उतरता नहीं है और ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालता है और खुद को आग लगा देता है। जैसे आग लगाता है उसके ऊपर से कूद जाता है। कूदने के बाद उस बालक की कुछ ही देर के बाद मौत हो जाती है। और जैसे ही उस बालक की मौत होती है तो जो भी आसपास के लोग थे, उन लोगों का गुस्सा बहुत बुरी तरह से भड़क जाता है। वो लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि पुलिस वालों को देखते ही मारना और पीटना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों को लगने लगता है कि जितने भी लोग हैं कहीं ऐसा ना हो उनको मार डालें, इसलिए सभी के सब अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर अपने टीम से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी में बैठो और यहाँ से चलो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा उग्र हो चुकी है और ये उग्र अगर हो गई तो बात ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब भीड़ ने उस जीप का पीछा करना शुरू कर दिया, साथ ही और दूसरे जो वाहन थे उनका भी पीछा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पुलिस की जीप में आग लगा दी। और जिस जीप में इंस्पेक्टर बैठा होता है, जिस इंस्पेक्टर का नाम होता है फूल मोहम्मद, अपनी जीप में बैठे हुए थे और वहां से जब अपनी टीम के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे तो सिपाही तो मौका पाते ही वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक पत्थर बहुत तेजी के साथ फूल मोहम्मद के सर पे लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। गाड़ी रुक जाती है और जैसे ही गाड़ी रुकती है वही ज्वलनशील पदार्थ उस गाड़ी के ऊपर डाला जाता है और डालने के बाद उस जीप में आग लगा दी जाती है। आग लग जाती है। आग लगने के बाद फूल मोहम्मद इंस्पेक्टर होता है, वो बुरी तरह से जलने लगता है और वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की और उसने पब्लिक के सामने ही तड़प तड़प कर वो दम तोड़ देता है। और जैसे ही ये बात अब प्रदेश सरकार तक पहुंच जाती है, टेलीविजन के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में फैल जाती है कि एक इंस्पेक्टर की जलाकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद राजस्थान प्रदेश की सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है और जैसे दबाव बढ़ने लगता है, उन दोनों बताया जाता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अशोक गहलोत दिल्ली में एक भ्रमण पर आए हुए थे और वो अपना जो दौरा था, अपना भ्रमण को बीच में ही छोड़कर सीधे राजस्थान पहुंच जाते हैं और राजस्थान जाने के बाद आनंद फानन ही इस इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में वो उसे शहीद का दर्जा दे देते हैं। साथ ही कई तरह की घोषणा कर देते हैं। एक घोषणा कुछ इस तरह भी होती है, जो उनका बेटा होता है सुहेल खान, उसको सरकारी नौकरी का भरोसा दिलाया जाता है और उसे राजस्थान प्रदेश की जो पुलिस होती है उसमें सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाती है और भी कई तरह के लाभ मिलते हैं। लेकिन पब्लिक तो शांत हो जाती है। अब इस मामले की जब एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी और जांच के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ बड़े रसूखदार लोग भी शामिल हैं। इस इंस्पेक्टर की एक डीएसपी से थोड़ी अदावत चल रही थी और इस इंस्पेक्टर की हत्या कराने में कहीं ना कहीं डीएसपी का भी हाथ था। इस तरह के भी आरोप लगे। परिवार वालों को लगता है कि शायद इस मामले की कभी ईमानदारी से सुनवाई नहीं होगी। परिवार के लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने लगते हैं और फिर इस मामले की सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है। जब जून 2011 में इस मामले की सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है और पुलिस
पुलिस भी जांच करती है और सीबीआई भी इस मामले की जांच करती है और जांच करने के बाद पता चलता है कि 2 बालकों सहित 89 लोगों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाता है और इसमें डीएसपी को भी आरोपी बनाया जाता है। डीएसपी महेंद्र सिंह होता है, उस पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये व्यक्ति, ये अधिकारी अगर चाहता तो शायद ये दंगा कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं भड़कता, लोग इतने उग्र नहीं होते, शायद उन्होंने अपनी अदावत का बदला लेने के लिए फूल मोहम्मद की हत्या करवाई थी। इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट जब उसमें दाखिल की तो इस मामले में एक बहुत मुख्य गवाह बनता है और गवाह जिसका नाम होता है संजय बिहारी, जो कि इसी गांव का रहने वाला था, लेकिन इसी थाना सर्किल में उस पर लगभग 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, चाहे वो लूट का हो, हत्या का हो, डकैती का हो। एक दिन यानी कि 22 अक्टूबर 2017 को वो अपने परिवार के साथ गया था जयपुर में, और जयपुर में रुकता है। परिवार के लोग तो वहीं रुक जाते हैं। वो कहता है कि मैं अभी किसी काम से वापस आता हूँ और मैं आपसे बात करूँगा। अपने ही परिवार वालों को वो एक रिश्तेदारी में छोड़कर जब वहाँ से निकल जाता है और परिवार के लोगों ने उसकी राह देखते रहे, लेकिन राह देखते देखते वो वापस लौट के नहीं आया, उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है। परिवार वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जाकर 23 अक्टूबर 2017 को वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद एक महिला को एक लाश मिलती है और लाश पता चलता है कि वो संजय बिहारी की होती है। संजय बिहारी वही होता है जो इस सवाई माधोपुर के मान टाउन थाना क्षेत्र के जो गांव होता है जहां पर बूढ़ी औरत के बाद उस फूल मोहम्मद की हत्या हो जाती है, उसमें वो प्रमुख गवाह होता है, मुख्य गवाह होता है। उसकी गवाही से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्या जो होती है वो बहुत ही भयानक रूप में होती है। दरअसल उसकी गला रेत दिया जाता है, साथ ही उसे गोली भी मारी जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी निकाली जाती हैं। उसके शरीर को, उसके शव को बिल्कुल मिटाने की तमाम कोशिशें की गई थी और उसका जो शव मिलता है वो शमशान घाट के पास मिलता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि इस हत्याकांड में किसी हिस्ट्री शीटर का हाथ होता है, इस घटना से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुलिस उधर डीएसपी की भी जांच कर रही थी, लेकिन डीएसपी को क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन यहाँ से तो क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन सीबीआई की तरफ से जो मामले की सुनवाई चल रही थी 18 नवंबर 2022 को स्पेशल कोर्ट होता है जिसकी न्यायाधीश होती हैं पल्लवी शर्मा, उनकी अदालत ने इस पूरे जितने भी 89 लोगों को आरोपी बनाया गया था, 89 में से 30 को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसमें डीएसपी भी शामिल होता है। लेकिन कुछ वक्त और आगे बढ़ता है, ये राजस्थान के हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद पता चलता है कि हाई कोर्ट ने इनकी जो सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होने के बाद अभी भी बहुत सारे ऐसे चांस हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे और भी रास्ते हों, तो इस मामले में अभी ये पूरी तरह से विचाराधीन मामला है। इसमें अभी पूरी तरह से कोर्ट की तरफ से कोई सजा की सुनवाई नहीं हुई है। आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन काश उस दिन जो महिला थी जिसका नाम दाखा देवी था, जिसके पैर काटकर जो पैरों में कड़े पड़े हुए थे, उन बदमाशों ने कड़े निकाले थे, काश उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता, काश पुलिस ने ईमानदारी से कार्य किया होता तो शायद ये इतनी बड़ी घटना कभी नहीं होती। हालांकि पुलिस ने 1-2 साल के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि वो एक ऐसा गैंग था जो घरों में घुसने के बाद वो लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। उन्होंने एक ही घर के अंदर 4 हत्याएं की। कुछ दिन के बाद इस आभा देवी की, दाखा देवी के पैर काटे थे और उसके बाद फिर 2 हत्याएं और की थी। कुछ इस तरह की घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने अगर सही वक्त पर रहते हुए इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया होता तो ये इतनी हत्याएं कभी ना होती। और यदि पुलिस अपना काम ईमानदारी से ही करे तो कभी भी कोई इतनी बड़ी वारदात ना हो। लेकिन कहा जाता है कि पुलिस पर भी अनचाहा कोई पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं करती और ऐसी ही घटनाएं होती चली जाती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि पुलिस कम से कम अपना ईमानदारी से काम करे तो ये इस तरह की दिक्कतें कभी ना हो।